हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 नवंबर 2022 और मेरा नाम है शिवम। आई एम ए प्रोफेशनल बैंकर और दीज आर द न्यूज़ दैट आई विल बी टेकिंग टुडे। तो चलिए देखते हैं, मैं हिंदी में ही सारा एक्सप्लेन करूंगा। पहला न्यूज़ है, गवर्नमेंट गेट्स 3,839 करोड़ फ्रॉम सेलिंग शेयर्स इन एक्सिस बैंक। Second is bank credit may rise about 15% in the fiscals 2023-2024 according to CRISIL rating. Third is from the same CRISIL rating that transmissions of rate hikes to the market interest rate to rise in coming months. Fourth is government may review blanket ban on broken rice exports if procurement steadies. US, China, UAE drive India's first export contraction in nearly 2 years. Center hikes windfall profit tax on crude oil, cut rates on export of diesel. Indonesia hands over G20 presidency to India as Bali summit's end. सो दीज आर द न्यूज़ जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहला है रिलेटेड टू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो गवर्नमेंट ने जो है एक्सिस बैंक में अपना पूरा स्टेक जो है वो सेल कर दिया है यस्टरडे। हाँ, तो ये से किसने किया है? बेसिकली दिस हैज़ बीन डन बाय डाइपैम, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। हाँ, ये काम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का। और इसके राइट नाउ सेक्रेटरी कौन है? राइट नाउ द सेक्रेटरी इज मिस्टर तुहिन कांत दास। हाँ, तुहिन कांत पांडे, सॉरी, तुहिन कांत पांडे इज द सेक्रेटरी ऑफ डाइपैम। और गवर्नमेंट जो है इसमें जो अपना इक्विटी शेयर्स बेच करके गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड अराउंड 3,839 करोड़ रुपीस, राइट, अपना स्टेक सेल कर दिया। लास्ट टाइम मई मंथ में भी गवर्नमेंट ने अपना सेल्स स्टेक जो है सेल किया था। 1.95% जो स्टेक था मई मंथ में उसने सेल करके अराउंड गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ रुपीस जनरेट किया था। और अभी नवंबर में अभी गवर्नमेंट सोल्ड द रिमेनिंग 1.55% स्टेक। हाँ, और इससे ये कंप्लीटली इसलिए एग्जिट कर गया है फ्रॉम द एक्सिस बैंक। तो इस डिसइन्वेस्टमेंट में करंट फिस्कल में, राइट, अगर हम लोग बजट का बात करें, बजट में जो निर्मला सीतारमन ने बताया था मैम ने कि हमारा टारगेट है टू गेट अराउंड 65,000 करोड़ रुपीज एज दिस इन्वेस्टमेंट, इतना जनरेट करना है मनी फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट करके। बट राइट नाउ गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू जनरेट आफ्टर एडिंग 3,839 करोड़ टू दिस, द टोटल अमाउंट जनरेटेड इज 28,383 करोड़। तो ऐसा लग नहीं रहा है, हाँ, कि दैट नेक्स्ट टाइम, दैट इज फरवरी तक या मार्च तक, वी विल बी एबल टू हैव मीट दिस 65,000 करोड़ रुपीस टारगेट। बट पॉसिबिलिटी है, अगर जो जैसे कि आईडीबीआई बैंक का है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब का अगर टाइमली सेल हो जाए तो फिर गवर्नमेंट कैन एक्चुअली जनरेट मीट दिस टारगेट। तो राइट नाउ जो डिसइन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है, तो उसमें बहुत सारे कंपनीज है जिसे गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्ट करना है। एयर इंडिया का गवर्नमेंट है ऑलरेडी कर चुका है। हाँ, और एयर इंडिया से अराउंड 2,700 करोड़ रुपीस जनरेट किया था। पाइपलाइन का अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या है कंपनीज जिसे गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल, तो पहला हो गया आईडीबीआई बैंक है, आप लोग सब जानते हैं आईडीबीआई बैंक। और दूसरा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉनकॉर्ड बोलते हैं, कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया। तीसरा है कुछ सब्सिडियरीज है, हाँ, एयर इंडिया का ही सब्सिडियरीज है जिसे गवर्नमेंट को सेल करना है। फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। हाँ, पांचवा हिंदुस्तान जिंक हो गया, हाँ, HZ। हिंदुस्तान जिंक से अराउंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 36,000 करोड़ रुपीज इन गवर्नमेंट जनरेट कर लेगा। 6 हो गया बीपीसीएल, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। उसके बाद हो गया भारत अर्थ मूवर, हाँ, लिमिटेड। तो दीज आर राइट नाउ दीज आर इन द पाइपलाइन, जिससे कि गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्ट करके इट इज़ गोइंग टू जनरेट रिवेन्यू। तो बस इतना ही था रिगार्डिंग दिस। और नवंबर 9 स्तुति, जो कि शेयर होल्डिंग करता है गवर्नमेंट के लिए एक्सिस बैंक में, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट सेड इट प्लान्स टू सेल 4.65 करोड़ शेयर रिप्रेजेंटिंग 1.55% स्टेक इन एक्सिस बैंक। Next is bank credit may rise about 15% this fiscal 2022-23-2024। तो क्रिसिल जो है इट इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, और वो कह रहा है कि बैंक जो क्रेडिट दे रहा है, लोन दे रहा है, बेसिकली रिटेल सेक्टर को दे रहा है, राइट, रिटेल को दे रहा है, एमएसएमई को दे रहा है। उसके बाद कॉरपोरेट लोन दे रहा है, राइट। कॉरपोरेट बोले तो जो कंपनीज को लोन दिया जाता है फॉर कॉरपोरेट पर्पस के लिए। तो ये सारे जो है
फील्ड्स इनमें जो है क्रेडिट ग्रोथ होगा अराउंड 15% अगर एवरेज करे तो दैट देयर विल बी क्रेडिट ग्रोथ। तो ऐसा क्यों बोल रहा है क्रिस्टल? मेनली बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमी रिकवरी हो रहा है आफ्टर कोविड-19। हाँ, और इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है राइट नाउ। क्यों क्यों अच्छा ऐसा इसे लगता है? क्योंकि इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अबाउट 7%। हमने देखा बहुत सारे एजेंसीज ने कहा है इंडिया इकोनॉमी विल ग्रो अराउंड 7% दिस फिस्कल, राइट। उसके बाद जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हाँ, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत पुश है, तो उसके लिए क्रेडिट का जरूरत पड़ेगा। हाँ, तो फिर इट इज एक्सपेक्टेड कि ग्रोथ अच्छा होगा बैंक क्रेडिट का। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि गवर्नमेंट का बात करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। हाँ, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये 2019 में लॉन्च किया गया था, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स को खत्म करने के लिए। उसके बाद फिर एक स्कीम हो गया गति शक्ति स्कीम, जो मैंने पहले भी बताया है। गति शक्ति स्कीम बेसिकली सब्स्यूम करता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का। 110 लाख करोड़ रुपीज़ का ये इसमें बजट है इसका। हाँ, और इससे क्या होगा कि बेसिकली प्लान करेगा और डेवलप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट 4 ईयर्स में। ठीक है, तो ये सारे स्कीम्स अगर हम लोग देख ले तो दैट इज एक्चुअली फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इन इंडिया। और इस कारण से क्रेडिट का डिमांड बढ़ेगा। हाँ, तो इकोनॉमिक रिकवरी अच्छा हो रहा है इस कारण से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें और क्या रीजंस हो सकते हैं, तो फिर जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत अभी राइट नाउ इज अराउंड 6.77%। हाँ, जो कि विच इज़ मोर देन द बैंड जो है, अगर हम बात करें लास्ट 3 क्वार्टर से, कि तो 6% से ज़्यादा है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, जो कंपनीज का, हाँ, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, राइट। क्यों इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा? तो सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे। रॉ मटेरियल जैसे कि कोई कंपनी है, रियल एस्टेट का कंपनी है जो मॉल्स बनाता है मान लीजिए, तो या फिर अपार्टमेंट्स बनाता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो भी ईंटा सीमेंट वगैरह का सैंड का प्राइस ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा होगा, तो वो बैंक के पास भी उसको लोन भी ज़्यादा लेना पड़ेगा उसके लिए रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसलिए बैंक क्रेडिट भी जो है ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 15% क्रेडिट ग्रोथ होगा। उसके बाद अगर हम लोग बोले तो फिर कुछ सब्सटीट्यूशंस भी होंगे, जैसे कि बॉन्ड मार्केट से लेने के जगह, हाँ, राइट। बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट कम मिलने के कारण, हाँ, तो बॉन्ड मार्केट से जो है वो बैंक लोन की तरफ जाएंगे कॉर्पोरेट एंटिटीज। हाँ, बेसिकली कॉर्पोरेट जो है इक्विटी से पैसे लाते हैं या फिर बॉन्ड से लाते हैं। हाँ, मतलब इक्विटी या फिर बोरोइंग रहता है। बॉन्ड मार्केट से भी बोरो कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट से बोरो कर सकते हैं, या फिर बैंक से ले सकते हैं, राइट। तो देयर कैन बी ए सब्सटीट्यूशन फ्रॉम बॉन्ड मार्केट टू बैंक। तो ये कहने का मतलब है। फिर उसके बाद जो है और क्या कारण हो सकता है वाई देयर इज अ इंक्रीज, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द क्रेडिट फ्रॉम द बैंक? तो क्लियर बैलेंस शीट का बात करें, हाँ, क्लियरेंस ऑफ बैलेंस शीट, राइट। तो हम लोग देखें सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बहुत ही रोबस्ट परफॉर्म किया है इस क्वार्टर सेकंड में। हाँ, और प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर एनपीए का प्रोविजनिंग हो गया है, तो बैलेंस शीट जो है उनका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया है, क्लियर हो गया है। और अगर हम देखें पहले क्या होता था, ऑल द बैंक्स, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वेर अंडर एनपीए हो रहा था उनमें, या फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में जा रहा था। व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? तो आरबीआई जो है ट्रैक रखता है बैंक का, हाँ, जो पुअरली परफॉर्म कर रहा है उनके ऊपर ट्रैक रखता है थ्रू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बेसिकली 3 पैरामीटर आरबीआई देखता है। पहला हो गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, देखता है कि जो भी पोर्टफोलियो लोन दे रहा है बैंक, उसके लिए वो एक सफिशिएंट कैपिटल रखा है कि नहीं। जैसे कि जो है 9% है बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग कैपिटल प्रोविजनिंग रखना है, कैपिटल रखना है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अगर नहीं है तो दैट विल तो वो बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल देता था, अगर 9% नहीं है तो। फिर अगर बैंक में एनपीए, ग्रॉस एनपीए बहुत ज़्यादा है, या फिर लेवरेज रेशियो जो है, टायर 1 लेवरेज रेशियो, वो ज़्यादा। लेवरेज रेशियो मतलब क्या हो गया? लेवरेज मतलब क्या होता है? लीवर होता है ना, कि जैसे कोई स्टोन है हमें उठाना है, तो यहाँ पे एक लीवर लगा दिए, तो कम फोर्स से ये स्टोन आराम से उठ जाता था। तो दैट इज लाइक लीवर, द लेवरेज रेशियो उसी तरह काम करता है। कि कोई कंपनी है जैसे कि डेप्थ इक्विटी रेशियो है, राइट, ये एक तरह का लेवरेज है कि अपना ये इसने कितने पैसे लगाए, खुद का कम पैसे लगाए और बहुत ज़्यादा डेप्थ ले लिया मार्केट से, तो इट इज़ हाईली लेवरेज्ड, राइट। कि खुद का कम लिए, कम फोर्स लगाए और बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं है, इनपुट कम है आउटपुट ज़्यादा है, तो दिस इज काइंड ऑफ लेवरेज। तो लेवरेज रेशियो, टायर 1 लेवरेज रेशियो हो गया, एनपीए हो गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये पैरामीटर्स को देख करके आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डालता था।
पर अभी राइट नाउ देयर आर नो बैंक्स विच इज अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, हमें पता है। तो फिर इसका मतलब है कि जो बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रांग चल रहा है अभी बैंक का। सो दिस इज ऑल्सो ए फैक्टर बिकॉज ऑफ विच बैंक जो है क्रेडिट ग्रोथ करने में कभी हिचकिचाएगा नहीं, राइट। तो फिर अगर हम क्रेडिट ग्रोथ का मेनली बात करें तो रिटेल सेक्टर में जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि क्रेडिट ग्रोथ अराउंड 17 से 19% का क्रेडिट ग्रोथ होगा। एमएसएमई में अराउंड 16 to 18%। एमएसएमई इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्कीम्स है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत है, हाँ, इसमें एमएसएमई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, हाँ, आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि 16 to 18% ग्रोथ होगा। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का बात करें तो अराउंड 10 से 12% ग्रोथ होगा। तो एवरेज इट इज अराउंड 15%, राइट। तो कॉर्पोरेट से में क्यों क्रेडिट ग्रोथ होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल कैपेक्स हो रहा है। कैपेक्स बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि कोई भी जैसे मशीन्स करना है, किसी कंपनी को एक्सपैंड करना है, राइट, तो उनको मशीन्स चाहिए, तो मशीन्स खरीदने के लिए कैपिटल चाहिए, तो एक तरह का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है न्यू मशीन्स खरीदने के लिए, तो कैपेक्स इज रिक्वायर्ड। तो कैपेक्स का डिमांड ज़्यादा है, इसलिए कॉर्पोरेट्स में भी लोन ज़्यादा होगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन्स जो है, जो पहले नहीं हो रहा था रिटेल सेक्टर में, जैसे ऑटो लोन हो गया, होम लोन हो गया, ये सब में क्या है कि कोरोना के टाइम में नहीं लिया जा रहा था, तो दैट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज, तो रिटेल लोन में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट। एग्री क्रेडिट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। एग्रीकल्चर का अगर हम लोग बात करें कि दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो अराउंड 10% क्रेडिट ग्रोथ होगा। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है अक्टूबर मंथ में इट वाज अराउंड 17.9%, हाँ, और सितंबर में इट वाज अराउंड 16.4%, और नेक्स्ट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 15%, राइट। सो ऑन एन एवरेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई होप यू आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमी का क्या चल रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज इन द क्रेडिट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी हो गया, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन हो गया, राइट, स्विच फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट टू द बैंक मार्केट एंड क्लियरेंसेस ऑफ द बैलेंस शीट। So these are the reason because of which the bank credit might rise about 15% in the fiscal 23-24, right? So next चलते हैं, transmission of rate hikes to the market interest rate to rise इन कमिंग मंथ्स अकॉर्डिंग टू क्रिसिल। तो हमें पता है कि ट्रांसमिशन रेट हाइक होने वाला है, ये फिर से रेट हाइक इज प्रोबेबल, और आरबीआई ने हमें पता है राइट नाउ अब तक में इस फिस्कल कितना बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया रेपो रेट, तो अराउंड 190 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हो गया है, दैट इज 1.90%। हाँ, 1 बेसिस पॉइंट 1/100 होता है, दैट इज 0.01%, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि राइट और 190 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किया है, विच रेपो रेट राइट नाउ 5.9% है। तो सेंट्रल बैंक्स जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग रखेगा, लिक्विडिटी कंडीशंस जो है वो टाइट रहेगा। हाँ, क्यों क्यों टाइट रहेगा? बिकॉज जो आरबीआई ऑलरेडी हमने बताया कि 4 ± 2% जो है 6% से ज़्यादा है हमारा इन्फ्लेशन रेट, हाँ, फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो इंक्रीज करेगा। और जो ग्लोबल सिनेरियो भी है, तो एक तो ये हो गया कि रेट हाइक इसलिए होगा, दूसरा कंडीशंस क्या, रीज़न क्या हो सकता है कि लाइक जो ग्लोबल फैक्टर्स है, राइट, ग्लोबल फैक्टर्स में आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि व्हाट आर द ग्लोबल फैक्टर्स जिसका कारण कि रेट हाइक किया जाएगा? तो ऑफ कोर्स पहला हो गया कि यूएस का जो है पॉलिसी रेट्स है वो बहुत ज़्यादा है राइट नाउ, हाँ, यूएस में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो रेट हाइक तो होना ही है। फिर डॉलर बहुत स्ट्रांग है, हाँ, डॉलर स्ट्रांग है, तो हमारा करेंसी जो है डिप्रिशिएट कर रहा है। डिप्रिशिएशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। क्यों डिप्रिशिएशन से इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई करेंसी डिप्रिशिएट करता है, राइट, तो जो भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए अब ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, राइट, प्राइस पे करेगा, मोर प्राइस पे करेगा, तो मतलब जो जो भी रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं उसका प्राइस ज़्यादा पे करेगा कंपनीज, तो फिर रॉ मटेरियल जो डोमेस्टिक में यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन में उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा, तो फिर आउटपुट का भी प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो आउटपुट का प्राइस ही को हम बोलते हैं, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस को इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, इसलिए डिप्रिशिएशन से इन्फ्लेशन डायरेक्टली लिंक्ड होता है। फिर तीसरा कारण हो गया एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइस भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, राइट, क्रूड ऑयल प्राइस। तो ये ग्लोबल कंडीशंस है, यूएस का पॉलिसी रेट हो गया, डॉलर स्ट्रांग है, क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड है, तो दीज आर द रीजंस आल्सो बिकॉज ऑफ विच इट इज एक्सपेक्टेड कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को हाई रखेगा और फिर ये ट्रांसमिशन आगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा। उसके बाद यूएस फेडरल पॉलिसीज़ का अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने यहाँ बात किया यूएस फेडरल पॉलिसी रेट्स हाई है, राइट, तो ये हाई कितना है? अराउंड 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जो लास्ट हुआ था ना, तो इट इज़ इन दैट रेंज, उस रेंज में आ गया है, हाँ, जो कि राइट नाउ इट इज़ अराउंड 3.75% से लेकर के 4% तक यूएस का पॉलिसी रेट चला गया है नवंबर मंथ में, हाँ। और
अर्ली 2023 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, राइट, अर्ली 2023 में कि जो यूएस का पॉलिसी रेट है वो अराउंड 4% से लेकर के 4.25% तक चला जाएगा। तो आरबीआई 190 बेसिस पॉइंट रेट हाइक सो फार फॉर दिस फिस्कल इज येट टू बी कंप्लीटली ट्रांसमिटेड टू द लेंडिंग रेट्स। तो हमने देख लिया कि यूएस का पॉलिसी रेट्स भी काफ़ी हाई है, डॉलर स्ट्रांग है, क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई है, और ऑफ कोर्स तो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन रेट हाई है, तो दैट इज द रीजन कि 190 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया है। एंड फर्दर इट इज एक्सपेक्टेड कि दिसंबर मंथ में जब मीटिंग हो तो अराउंड 35 बेसिस पॉइंट से फिर से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट में रिव्यू ब्लैंकेट बैन ऑन द ब्रोकन राइस। हाँ, तो एक्सपोर्ट इफ प्रोक्योरमेंट स्टडीज, तो अभी राइट नाउ हमें पता है कि गवर्नमेंट ने ब्रोकन राइस के ऊपर कंप्लीट बैन कर रखा है। हाँ, ब्रोकन राइस और नॉन बासमती राइस के ऊपर, क्यों, डोमेस्टिक, क्योंकि वो यूज़ होता है डोमेस्टिक, हमारे कंट्री में खुद ही शॉर्टेज है इसलिए ऐसा किया गया था। और पर अभी जो है ब्लैंकेट बैन जो है, जो नॉन बासमती राइस है और ब्रोकन राइस है, हाँ, उसके ऊपर जो ब्लैंकेट बैन है इसको ख़त्म करने का सोच रहा है, एंड इट टू बी रिप्लेस्ड बाय कोई ड्यूटी उसके ऊपर लगा दिया जाएगा बेसिकली। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्राइस है राइस का वो अभी थोड़ा घट गया है। हाँ, और एफसीआई ने भी काफ़ी अच्छा प्रोक्योरमेंट कर लिया है, राइट। तो फिर इस कारण से गवर्नमेंट जो है अभी जो बैन लगा रखा था राइस के ऊपर, सितंबर मंथ में 2022 में गवर्नमेंट में बैन लगाया था कि एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा नॉन बासमती और ब्रोकन राइस को। उसी तरह मई मंथ में जो है गवर्नमेंट ने वीट के ऊपर बैन लगा दिया है कि वीट नहीं एक्सपोर्ट किया जाएगा। वही रीज़न है कि डोमेस्टिक प्राइस रुपये इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि वीट का प्राइस इंडिया में ज़्यादा हो, इस कारण से एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया ताकि सप्लाई मेंटेन्ड रहे, राइट। तो उसी तरह वीट का प्राइस के ऊपर भी बैन लगा हुआ है, और राइस के ऊपर भी लगा दिया था। क्यों, राइस जो है बेसिकली जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो ब्रोकन राइस है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री और इथेनॉल इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत होता है। तो अगर नहीं रहेगा राइस, सब हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो पोल्ट्री और इथेनॉल वाले इंडस्ट्रीज में शॉर्टेज हो जाएंगे, फिर कंजम्पशन के लिए भी यूज़ होता है ब्रोकन राइस। तो फिर दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच कि एक्सपोर्ट के ऊपर बैन किया गया था। बट अब क्योंकि प्राइस सॉफन हो रहा है तो ओके फाइन, बैन को कम हटा दिया जा रहा है। इट इज़ मे रिव्यू, मतलब कि गवर्नमेंट हटा सकता है। इंडिया जो है अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, राइट, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था है ब्रोकन राइस का। और ये जो है चाइना को भी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट करता है। तो फाइनेंशियल 22 का अगर हम बात करें तो FY 22, हाँ, तो अराउंड 3.8 से 3.9 मिलियन टन्स, राइट, मिलियन टन्स जो है ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट किया गया था, और इसमें से चाइना को कितना 1.6 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट किया गया था। तो इंडिया अर्न्स अ रेवेन्यू फ्रॉम ब्रोकन राइस, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ब्रोकन राइस। ठीक, और ये बेसिकली चाइना में क्या चीज़ में यूज़ होता है, उसी तरह पोल्ट्री का फीड के लिए यूज़ किया जाता है ब्रोकन राइस। अगर हम लोग राइस का प्रोडक्शन का बात करें, हाँ, राइस प्रोडक्शन, हाँ, तो फिर इस खरीफ सीजन इट इज एक्सपेक्टेड कि राइस प्रोडक्शन जो है अराउंड 104.99 मिलियन टन्स का होगा। लास्ट ईयर कितना था, अराउंड 111.76 मिलियन टन। तो ये रीज़न है क्योंकि ये लास्ट ईयर से डिक्लाइन हुआ अराउंड 6.05% एक्सपेक्टेड डिक्लाइन। दैट इज द रीज़न कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि राइस का प्राइस राइज होगा, इसलिए राइस का एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया गया था फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। और प्रोडक्शन बेसिकली लो क्यों हुआ, लो इज बिकॉज ऑफ द ड्राउट कंडीशंस, राइट। कुछ ड्राउट कंडीशंस थे मेन ग्रोइंग रीजन्स, जैसे कि ईस्ट इंडिया हो गया, राइट, यूपी, ईस्ट इंडिया में यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल है, हाँ, ये सारे में ड्राउट कंडीशंस के कारण जो है राइस का प्रोडक्शन कम हुआ। और दूसरा एक और रीज़न है कि शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट फ्रॉम राइस कल्टीवेशन टू सम अदर कॉम्पीटिंग क्रॉप्स, अदर अदर क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिस कारण कि राइस का प्रोडक्शन कम हो गया। तो एक्सपोर्ट में स्टिल फेस सम कर्व्स विद द इंपोजिशन ऑफ द ड्यूटी इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट बैन ऑन दैट इज करंटली इन प्लेस, बट मैटर्स आर स्टिल इन डिस्कशन। अभी मैटर डिस्कशन स्टेज में है, आगे का सिनेरियो को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू यूएस चाइना यूएई ड्राइव फर्स्ट एक्सपोर्ट कंट्रैक्शन इन नियरली 2 years। तो पता है टॉप 10 कंट्रीज में से जो 7 कंट्रीज है उसमें हमारा जो है एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, राइट। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है उसका ट्रेंड जो है डिक्लाइन देखा गया। तो टॉप 7 कंट्रीज कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूएई हो गया, राइट, यूएई, यूनाइटेड किंगडम है, सऊदी अरेबिया है, चाइना हो गया, राइट, चाइना, फिर बांग्लादेश हो गया, एंड हांगकांग। तो दीज आर द
कंट्रीज जिसको कि एक्सपोर्ट में डिक्लाइन किया गया है, जैसे यूएस में अराउंड 26% डिक्लाइन हुआ है, यूएई में 18% डिक्लाइन हुआ, 47.5% डिक्लाइन हो गया, सऊदी अरेबिया में 52.5% डिक्लाइन हो गया, चाइना का बात करें तो अराउंड 22% डिक्लाइन हुआ। तो हम लोग सारे कंट्रीज में देख रहे हैं, बांग्लादेश में 20% डिक्लाइन हुआ है, सारे कंट्रीज में देख रहे हैं कि डिक्लाइन हो रहा है, राइट। दिस 7 कंट्रीज आउट ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज में डिक्लाइन की हुआ। लेकिन कुछ कंट्रीज है जिसमें कि एक्सपोर्ट का ग्रोथ भी देखा गया है, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है और कुछ कंट्रीज में ग्रोथ हुआ है, जैसे नीदरलैंड हो गया, हाँ राइट, नीदरलैंड में, सिंगापुर में इंक्रीज हुआ है, सिंगापुर, और उसके बाद ब्राज़ील में इंक्रीज हुआ। तो नीदरलैंड में अराउंड 22% राइज हुआ है, सिंगापुर में 25% राइज हुआ है, और ब्राज़ील में 58% राइज हुआ है। तो दिस 3 कंट्रीज में राइज हुआ, मेन ये 7 आउट ऑफ 10 कंट्रीज में, टोटल 10 कंट्रीज में डिक्लाइन हुआ है, 3 आउट ऑफ 10 में इंक्रीज हुआ। तो इंडिया का जो टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में डिक्लाइन हुआ है, इसलिए जो टोटल एक्सपोर्ट है वो भी घट गया है, एंड इट हैज़ डिक्लाइन बाय अराउंड 16.65%, राइट। इट हैज़ डिक्लाइन, और कितना हो गया है, $29.78 बिलियन हुआ है, घट के टू अक्टूबर मंथ में। तो $29.78 बिलियन हो गया हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, विच इट हैज़ डिक्लाइन बाय 16.65%। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज 7 आउट ऑफ 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में साफ डिक्लाइन देखा गया है अक्टूबर मंथ में, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल इसी मंथ में। तो और ये डिक्लाइन का मेन रीजंस क्या है, अगर हम पूछे व्हाट इज द रीजंस, क्यों क्यों क्या फैक्टर्स है, तो पहला फैक्टर्स आप जानते ही हैं कि स्लो डाउन हो गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्लोबली, हाँ, ग्लोबल स्लोडाउन के कारण। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, दूसरा हो गया कि हाई एनर्जी प्राइसेस है, हाँ, हाई एनर्जी प्राइसेस यूरोपियन यूनियन में, जैसे जो गैस प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो गैस सप्लाई है यूरोपियन यूनियन में नहीं हो रहा है, इस कारण से यहाँ का प्राइस ज़्यादा है। तो कंज्यूमर्स यहाँ के डिमांड नहीं कर रहे हैं इंडियन मर्चेंडाइज को, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वहाँ हाई प्राइस पे कर रहे हैं और सारी कमोडिटीज़ के लिए, तो इसलिए डिमांड हमारे इंडियन मर्चेंडाइज के लिए कम हो गया। दैट इज़ द रीज़न कि हाई commodity prices in the European Union, energy prices in the European Union has resulted in decrease in the demand. तीसरा रीजन क्या हो सकता है, यूएस जो है टाइट मॉनिटरी पॉलिसी कर रखा है, राइट। अगर मॉनिटरी पॉलिसी टाइट है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो फिर सारे लोग जो है दे प्रेफर कीपिंग देयर मनी इन द बैंक रादर देन स्पेंडिंग इन ऑन मर्चेंडाइज। तो यूएस का टाइट मॉनिटरी पॉलिसी जो है इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स जो है, जैसे कि हाउसिंग सेक्टर हो गया, राइट, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया यूएस का, ये सारे चीज जो है डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो है इंटरेस्ट रेट हाई पे कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। चौथा रीजन क्या हो सकता है, चाइना में अभी भी कोविड-19 जो है चल रहा है, बहुत सारी सिटीज क्लोज्ड है, और चाइना का जीरो टॉलरेंस टू कोविड पॉलिसी है, तो फिर इसलिए चाइना से भी डिमांड कम है। तो दीज आर द 4 रीजंस मैं बोल सकता हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ विच द की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो घट गया है, right. It has in declined in October 2021, it has declined from 17.72 billion dollar, हाँ, से October 2022 में it has declined to 13.92 billion dollar, राइट। अगर हम लोग वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, दैट इज 13.92 बिलियन डॉलर और 17.72 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो है टॉप 10 डेस्टिनेशंस का है ये, हाँ, ये टॉप 10 डेस्टिनेशंस का वैल्यू है। इट हैज़ डिक्लाइन बाय 47%। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रोजेक्ट किया है कि जो ग्लोबल ट्रेड है, वर्ल्ड WTO ने बताया कि ग्लोबल ट्रेड जो है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 3.5%, हाँ, डिक्रीज करेगा बाय 3.5%, हाँ, इन 2022, और इट इज गोइंग टू डिक्रीज बाय अराउंड 1% इन 2023। इट कि ग्लोबल ट्रेंड डिक्राइज करेगा। लेकिन इंडिया का जो शेयर है, एक ये इसमें एक बहुत बड़ा चिंता का बात इसलिए नहीं, क्योंकि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में इन मर्चेंडाइज ट्रेड दैट इज अराउंड 1.8% पूरे ग्लोबली अगर शेयर का बात करें तो। और हमारे पास ये जो ये सारे कंट्रीज है जिसमें कि मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इन कंट्रीज के ऊपर फोकस करके अपना मर्चेंडाइज ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। द 3 नेशन दैट सॉ पॉजिटिव ग्रोथ इन एक्सपोर्ट व नीदरलैंड, सिंगापुर एंड ब्राजील। नेक्स्ट चलते हैं, सेंटर हाइक्स विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स ऑन क्रूड ऑयल कट रेट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डीजल। तो डीजल के ऊपर जो लेवी लिया जाता था ना, उसे गवर्नमेंट ने डिक्रीज किया है। तो लेवी क्या होता है पहले समझ लेते हैं। लेवी बेसिकली एक तरह का टैक्स होता है जो इम्पोज किया जाता है एक्सपोर्ट के ऊपर, हाँ, ताकि वो एक्सपोर्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाए,
हाँ, एक्सपेंसिव होगा तो फिर जो एक्सपोर्ट जो कमोडिटी किया जा रहा है उसका डिमांड नहीं होगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक सप्लाई जो है, डोमेस्टिकली जो है उस सामान का जो सप्लाई है वो सही रहेगा, मतलब कि इंडिया का चीज़ इंडिया में रहेगा इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपोर्टेड। तो लेवी किया जाता है जब किसी चीज गुड का स्कार्सिटी होता है, तो गवर्नमेंट चाहता है कि एक्सपोर्ट ना हो, तो इसके ऊपर लेवी लगा दिया जाता है, एक तरह का टैक्स, जो कि एक्सपोर्टेड कमोडिटीज का प्राइस को बढ़ा दिया देता है। तो ये जो लेवी जो है गवर्नमेंट ने डीजल के ऊपर घटा दिया है कितना, पहले जो है जो जुलाई मंथ में लेवी लगाया गया था और फिर रिपीटेड रिवीजन भी हुआ है, तो लेटेस्ट जो था वो 13 पर लीटर था, ₹13 पर लीटर लेवी लगाया जा रहा था। इट हैज़ बीन डिक्रीज टू 10.5, हाँ ₹10.5 पर लीटर, तो लेवी को डिक्रीज कर दिया। और दूसरा कि विंडफॉल टैक्स जो है, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स जो है क्रूड ऑयल के ऊपर, उसे घटाया गया है, नहीं उसे बढ़ाया गया, सॉरी, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स को बढ़ाया गया है। तो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स क्या होता है कि ये अगर कोई प्रोड्यूसर जो है, राइट, अगर कोई प्रोड्यूसर जो है बहुत ज़्यादा उसे प्राइस मिल रहा है अपने कमोडिटी का, हाँ, कंपेयर टू जो थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ प्राइस होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्राइस मिल रहा है, तो दैट इज प्रोड्यूसर इज एक्चुअली अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक होता है प्रॉफिट दैट इज टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थ्रेशोल्ड से ऊपर प्राइस हो जाता है, प्राइस इंक्रीज के कारण, जब प्रोड्यूसर जो है प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगते हैं, तो फिर विंडफॉल गेन टैक्स लगाना पड़ता है गवर्नमेंट को इसके ऊपर, ताकि गवर्नमेंट जो है एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू भी गवर्नमेंट को इससे मिल जाता है। तो जो है ये विंडफॉल टैक्स जो है इंक्रीज कर दिया, जैसे कि जो भी जो क्रूड ऑयल इंडिया प्रोड्यूस करता है, जैसे ओएनजीसी प्रोड्यूस करता है, राइट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, तो फिर ये इसके ऊपर जो है विंडफॉल टैक्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 9,500 रुपीज़ पर टन, हाँ, पर टन रुपीज़ 9,500 रुपीज़ है, इसको इंक्रीज करके कर दिया है ₹10,200 पर टन। तो ये विंडफॉल टैक्स जो है इसके ऊपर बढ़ा दिया गया है, और जो डीजल के ऊपर है उससे लेवी को घटा दिया गया है, इट हैज़ बिन डिक्रीज्ड। और कल जो है ये येस्टरडे ही, मतलब वेडनेसडे को ही गवर्नमेंट ने ये विंडफॉल टैक्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल के ऊपर बढ़ाया है, और ये लेवी जो है घटाया था। इंडिया फर्स्ट इम्पोज विंडफॉल टैक्स जो है इंडिया ने सबसे पहले इम्पोज किया था जुलाई 1 में, हाँ, ज्वाइनिंग एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ नेशंस दैट टैक्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द एनर्जी कंपनीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज। नेक्स्ट चलते हैं, इंडोनेशिया हैंड्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी टू इंडिया एट बाली, राइट। तो इंडोनेशिया का जो G20 प्रेसिडेंसी जो है अभी इंडोनेशिया में हो रहा था, इस साल जो है इंडिया में होगा, राइट। तो फिर पहले बता देते हैं कि G20 कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो मैं बेसिकली अल्फ़ाबेटिकली बताऊंगा ताकि आपको याद रहे, हाँ, G20 नेशंस में कौन कौन से नेशंस आते हैं। तो पहले हो गया ए से हो गया अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। बी से हो गया ब्राज़ील, राइट। फिर सी से हो गया कनाडा और चाइना। एफ से हो गया फ्रांस। जी से हो गया जर्मनी, हाँ। उसके बाद एच से कोई भी नहीं है। आई से हो गया इंडिया, इंडोनेशिया, हाँ, इटली, दीज आर फ्रॉम आई। फिर जे से हो गया जापान। के से एक भी नहीं है। एल से एक भी नहीं है। एम से हो गया मेक्सिको, हाँ। एन से नहीं है। ओ नहीं है। पी नहीं है। क्यू नहीं है। आर नहीं है। एस से हो गया साउथ कोरिया, हाँ। सऊदी अरेबिया हो गया। साउथ अफ्रीका हो गया। तीनों साउथ साउथ हो गया, हाँ। साउथ साउथ से तीन है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड सऊदी अरेबिया, ठीक। टी से हो गया टर्की, एस के बाद टी आता है, टर्की हो गया। यू से हो गया, यू से जो भी है यूनाइटेड किंगडम, सारे यूनाइटेड वाले हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जो भी यूनियन वाले कंट्रीज है। तो दीज आर द कंट्रीज जो कि 19 कंट्रीज है G20 नेशंस में आते हैं, ठीक है। और G20 का अगर हम लोग बात करें तो अराउंड 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है, ग्लोबल जीडीपी, वो G20 कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ ये 19 कंट्रीज। 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो G20 कंट्रीब्यूट करता है, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो G20 कंट्रीज में है। क्योंकि हम देख सकते हैं जो मोस्ट पॉपुलस है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, दैट बिलोंग्स टू G20 कंट्रीज। तो द ग्रुप ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज अडॉप्टेड जॉइंट लेंडर्स डिक्लेरेशन एंड प्रोड्यूस अदर पार्टनरशिप
विडोडो सेड। तो ये जोको विडोडो है इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो ही हैज़ ट्रांसफर द G20 जो हैंड ओवर किया है प्रेसिडेंसी अब इंडिया को है, इस साल इंडिया के पास है G20 का प्रेसिडेंसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा। तो अगर आपको सही लगा मेरा वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज इफ यू वांट टू अप्रिशिएट और इफ यू वांट टू कंप्लेन समथिंग प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मिलेंगे। आई होप आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा आज के लेक्चर्स में। सो लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू सो मच।